दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 4। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। हफ्ते बीत चुके थे। आज नए किंग का फैसला होना था। ध्रुवंश अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन टाइगर का कोई अता पता नहीं था। चर्चे बहुत हो रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि टाइगर आएगा या नहीं आएगा। एक बॉडीगार्ड कॉल पर, बहुत समय हो गया है लेकिन टाइगर अभी तक नहीं आया। उधर से रुद्रांश कॉल कट करके झल्लाते हुए, आखिर ये समझता क्या है खुद को? जब देखो अपनी मर्जी का मालिक बनता है। बाप हूँ मैं, लेकिन वो मेरा बाप बनता है। इसका नाम रुद्र इसीलिए रखा क्योंकि वो बस मेरे यानी कि रुद्रांश का अंश है। इस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की। और ये बोलते हुए रुद्रांश टाइगर को कॉल करता है। एक कॉल में तो वो रिसीव नहीं करता, पर दूसरी कॉल में वो रिसीव कर लेता है। रुद्रांश की तो जैसे जान में जान आती है। रुद्रांश, जल्दी से, टाइगर वेयर आर यू? वहाँ टाइम हो गया और कितना समय लगेगा तुम्हें वहाँ पहुँचने में? रुद्र हमेशा की ही तरह अपनी सीरियस आवाज़ में बोलता है। आई डोंट लाइक क्वेश्चंस डैड। रुद्र जैसे ही ये बोलता है, उधर से रुद्रांश चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, तुम्हें पसंद ही क्या आता है? रुद्रांश मन में इसीलिए बोल पड़ा क्योंकि वो रुद्र के सामने नहीं बोल सकता था। एक तरह से कहें तो रुद्रांश को खुद अपने बेटे से ही डर लगता था। आखिर उसी ने तो सिखाया था, किसी रिश्ते नाते को मत देखो। रुद्रांश खुद को शांत करता है और थोड़ा शांति से पूछता है, ठीक है, बस ये बता दो कि कब तक पहुंचोगे? सामने से रुद्र की आवाज़ आती है, हाफ आवर। इतना बोलते ही वो कॉल कट कर देता है। वहीं उधर रुद्रांश का दिमाग खराब हो जाता है। किंग के विला में किंग अपनी जगह पर बैठे टाइम को देखते हुए कहता है, आई थिंक टाइगर का फैसला यहीं खत्म होता है। तो डी, तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? डी मतलब कि ध्रुवंश कुछ पल रुकता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने धारा का मासूम सा चेहरा दिखता है और उसके बाद ही ध्रुव का चेहरा। ध्रुवंश अपनी आंखें खोलता है और सबकी ओर देखते हुए कहता है, किंग बनने की शर्त मुझे मंजूर है। ये सुनकर ही हॉल में शोर होने लगता है। तभी सहस्त्रा एक लहंगे के जोड़े में आती है। पायल की झनकार से ध्रुवंश की नज़र उस ओर चली जाती है। सहस्त्रा को देखते ही किंग खड़ा होकर मुस्कुराते हुए सहस्त्रा के पास चला जाता है। ध्रुवंश सहस्त्रा को बहुत ही गौर से देखने लगता है। सहस्त्रा की झुकी पलकें इस वक्त फर्श को देख रही थी। उसके होंठ एकदम शांत थे। आज से पहले ध्रुव ने कभी सहस्त्रा को नहीं देखा था। किंग सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखे ध्रुवंश के पास ले जाकर उसके सामने खड़ा कर देता है। किंग एक आदमी को इशारा करता है। 2 रिंग एक फूल की थाली में लाई जाती हैं। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए रिंग पहनाता है। वहीं सहस्त्रा बस उसकी उंगली को देखकर रिंग पहनाती है। किंग सबकी ओर देखकर कहता है, शादी आज रात ही होगी। किंग की यह अनाउंसमेंट होते ही रुद्र अंदर आता है। रुद्र को देखकर किंग कुछ पल के लिए रुकता है, फिर एकदम से कहता है, तुम बहुत लेट हो टाइगर, अब तुम्हारे फैसले को नहीं सुना जाएगा। रुद्र आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने पहले ही फैसला सुना दिया। बोलते ही वो ध्रुवंश के पास आकर रुकता है और फिर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ध्रुवंश पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, पर वो कुछ सोचकर रुद्र से हाथ मिला लेता है। रुद्र किंग की ओर देखते हुए कहता है, समय का महत्व मैं हर वक्त करता आया हूँ। अगर समय पर नहीं आया तो इसका मतलब मेरा फैसला साफ है, और वो है नहीं। बोलकर रुद्र फिर एक नज़र ध्रुवंश को देखता है जो उसे ही देख रहा था, फिर वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद दर्श, अव्यान, ध्रुवंश और रॉनी एक कमरे में मौजूद थे। ध्रुवंश टेबल पर गहरी सोच में डूबा होकर बोलता है, टाइगर ने कदम पीछे क्यों कर लिए? ये मेरी समझ से परे है। मतलब उसका कमीने बाप ने उसके फैसले पर कुछ कहा क्यों नहीं? या फिर उसके बाप को पता ही नहीं कि टाइगर ने क्या फैसला लिया है? दर्श बीच में ही बोल पड़ा, मुझे लगता है टाइगर रुद्रांश की बात सुनता ही नहीं है, इसीलिए तो उसने रुद्रांश का सपना एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। पर रुद्रांश इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो तुम्हें इतनी आसानी से किंग नहीं बनने देगा। ध्रुवंश उसकी बात पर सोचने लगता है। तभी दरवाजे से एक हैरानी भरी आवाज़ आती है, किंग। दर्श, ध्रुवंश और रॉनी एक साथ दरवाजे की ओर देखते हैं। सामने देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। श्रेष्ठा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द, परेशानी और एक डर था। श्रेष्ठा अंदर आकर सीधे ध्रुवंश के पास खड़ी होकर सवाल करती है, तुम माफिया किंग बन रहे हो? ध्रुवंश को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे। फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हुए, मॉम।
ध्रुवंश इससे आगे कुछ बोलता, कमरे में एक तेज थप्पड़ की आवाज़ गूंज पड़ती है। सभी की नज़र श्रेष्ठा की ओर चली जाती है। श्रेष्ठा ने अभी अभी ध्रुवंश को थप्पड़ मारा था। ध्रुवंश का चेहरा एक ओर झुक जाता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आती? मैंने कहा था इन माफिया वर्ल्ड से दूर रहो। श्रेष्ठा इतना ही बोलती है, तभी ध्रुवंश अपने घुटने के बल खड़ा हो जाता है, क्योंकि श्रेष्ठा को ध्रुव का कॉलर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। सबका ध्यान इस पर चला जाता है, पर श्रेष्ठा गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी, जिस वजह से उसे ये दिखाई नहीं दिया। श्रेष्ठा अब भी ध्रुवंश का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, ध्रुव को खो दिया है मैंने। अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें भी खो दूं? पूरे 18 साल से मैंने उसे अपने हाथों से छुआ नहीं। तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत होती है। मन करता है खुद की जान ले लूं। इतनी तकलीफ होती है मुझे कि जीने का मन ही नहीं करता। मैं जो जी रही हूँ वजह सिर्फ तुम हो अंश। जब तुम कोमा में गए तुम्हें पता भी है उस वक्त मेरी क्या हालत हुई थी। इतना बोलते बोलते श्रेष्ठा की आंखों से तो आंसू ही निकल रहे थे। फिर वो खांसने भी लग जाती है। ध्रुवंश साइड में रखा पानी लेकर श्रेष्ठा की ओर बढ़ा देता है। श्रेष्ठा पानी पीती है, जल्दी से पानी पी लेती है। ध्रुवंश पानी का ग्लास फिर से टेबल पर रख देता है। वहीं श्रेष्ठा एकदम कहती है, अगर तुमने माफिया वर्ल्ड में कदम रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुवंश के कॉलर को छोड़कर जाने लगती है। तभी ध्रुवंश उसके हाथ को पकड़ लेता है और काफ़ी शांति से कहता है, डैड जिंदा है मॉम। ये सुनकर तो श्रेष्ठा का दिल तेजी से धड़क उठता है। उसके रुके हुए आंसू फिर एक बार बहने लगते हैं। इधर गोवा में आव्या इस वक्त एक डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। उसके सामने एक डॉक्टर आदित्य की रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो रिपोर्ट में साइड में रखकर कहता है, ऐसे केसेस में जनरली पेशेंट की हालत तब ठीक होती है जब वो जिसके लिए वो तड़प रहा है वो उसे मिल जाए। पर हम एक कोशिश कर सकते हैं। पटना में मेरा एक दोस्त है जो ऐसे केसेस हमेशा हैंडल करता आया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें लेकर मेरे दोस्त के पास जा सकती हैं। ये सुनकर आव्या के मन में एक उम्मीद आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, मैं जाऊंगी डॉक्टर, बस आप उनका एड्रेस दे दीजिए। डॉक्टर आव्या को एक नज़र देखता है, फिर 2 कार्ड निकालकर आव्या को देते हुए कहता है, ये उसका और मेरा दोनों का कार्ड है, उससे मैं बात कर लूँगा। आप उसके पास पहुँचे तो मेरा कार्ड दिखा देना, क्योंकि उससे मिलने के लिए 1 हफ्ते से अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो उससे मिलना इतना ईजी नहीं है। आव्या कार्ड लेकर देखती है और बैग में रख लेती है। आव्या सारी रिपोर्ट्स को देखती है और डॉक्टर को देखते हुए कहती है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बस सिर हिला देता है तो आव्या वहाँ से निकल जाती है। केबिन से निकलते ही आव्या राहत की सांस लेकर कहती है, थैंक गॉड, उम्मीद तो है कि डैडा ठीक होंगे। वहीं कोई था जो आव्या को चुपके से देख रहा था। उधर रुद्र अब तक गोवा के लिए निकल चुका था। रुद्रांश उसे कॉल करते करते थक गया, पर उसने रुद्रांश के कॉल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रुद्र इस वक्त 1 नंबर को देख रहा था। फिर कुछ वक्त ऐसे ही देखने के बाद वो उस नंबर पर कॉल करता है। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग होने तक तो कोई रिसीव नहीं करता, पर चौथा रिंग होते ही कॉल रिसीव होती है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो कौन? रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है, फिर कॉल को रिकॉर्डिंग करने लगता है। रुद्र इधर से कोई जवाब नहीं देता। वहीं उधर से 4-5 बार एक ही आवाज़ आती है, हेलो। काफ़ी देर होने पर कॉल कट जाता है। रुद्र कुछ पल रुकता है और फिर एक बार कॉल करता है। 2 रिंग होते ही कॉल रिसीव होता है और फिर से आवाज़ आती है, हेलो। रुद्र फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। इधर से रुद्र जब कुछ नहीं बोलता तो उधर से झल्लाते हुए एक आवाज़ आती है, जब बात करना नहीं था तो कॉल करते क्यों हो? अगर इस बार कॉल किया ना तो जान ले लूँगी तुम्हारी। रुद्र आवाज़ को सुनकर फ़ोन को एक जुनूनियत की नज़र से देखने लगता है। वहीं उधर आव्या कॉल कट करके धीरे से कहती है, सारे अजीब इंसान घूम फिरकर मेरे पास ही आ जाते हैं। बोलते हुए आव्या सिर हिलाते हुए हॉल में पहुंच जाती है। आव्या अंदर जाते ही दौड़कर सौरभ के पास जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़कर सोफे से उठाती है। वो सौरभ को गोल गोल घुमाते हुए कहती है, चाचू आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलते हुए आव्या सच में बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। सौरभ हंसते हुए पूछता है, पर प्रिंसेस हुआ क्या है, बताओ तो सही। आव्या रुकती है और सीधा सोफे पर लेट जाती है। सौरभ टेबल पर बैठ जाता है। आव्या उठती है और सौरभ का हाथ पकड़कर खुशी से कहती है, चाचू आपको पता है डॉक्टर ने कहा कि डैडा के ठीक होने के चांसेस हैं। ये सुनकर सौरभ थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आदित्य को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की थी। बहुत सारे डॉक्टर्स से मिला था, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। पर फिर भी सौरभ को ये जानकर खुशी भी होती है। आव्या बैग को सोफे पर रखकर कहती है, इसके लिए हमें डैडा को पटना लेकर जाना पड़ेगा। मैंने तो फ्लाइट भी बुक कर ली।
आज रात को ही हम तीनों पटना के लिए निकल रहे हैं। आव्या की बात सुनकर सौरभ के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, पटना। आव्या जल्दी से कहती है, हाँ चाचू, पटना। डैडा का इलाज पटना में हो सकता है। अब जल्दी से पैकिंग कीजिए, मैं भी पैकिंग करने जा रही हूँ। बोलते ही आव्या सोफे से उठती है और अपना बैग लेकर सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। सौरभ आव्या को जाते हुए देखता है, फिर कुछ सोचते हुए वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। पटना। सहस्त्रा बैल्कनी में खड़ी हुई अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे जिसका जवाब वो खुद समझ नहीं पा रही थी। सहस्त्रा काफ़ी ज़्यादा वक्त तक बस यूं ही अंगूठी को देखती रहती है, फिर धीरे से कहती है, क्या यही मेरी किस्मत है? उसके इस सवाल से अचानक उसके सामने बहुत सारे सीन एक साथ दिखने लगते हैं जो बिल्कुल धुंधले थे। उन धुंधली यादों में एक बच्ची के रोने की आवाज़ ही साफ सुनाई दे रही थी। सहस्त्रा के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपना सिर पकड़ लेती है और लड़खड़ाते हुए दीवार से सट जाती है। तभी दिया आती है और सहस्त्रा को ऐसे देखकर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारने लगती है, सहस्त्रा, सहस्त्रा। सहस्त्रा अपने सिर दर्द को सह नहीं पाती और एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दिया घबराते हुए बैल्कनी के दरवाजे की ओर देखकर बुलाने लगती है, हिमांशु। सहस्त्रा बेड पर बैठी है। हिमांशु और दिया उसके पास खड़े होकर देख रहे थे। डॉक्टर जस्ट अभी सहस्त्रा को चेक करके गए थे। हिमांशु आगे बढ़कर सहस्त्रा के गाल को छूकर बोला, तुम ठीक हो बच्चा? इस पर सहस्त्रा ने हाँ में सिर हिला दिया। हिमांशु सहस्त्रा के माथे पर किस करके पीछे होकर खड़ा हुआ और दिया की ओर देखकर बोला, मेकअप आर्टिस्ट आते ही होंगे, तब तक बच्ची को कुछ खिला दो। दिया हाँ में सिर हिला देती है। हिमांशु आगे बढ़कर कमरे से निकलने लगा। तभी दिया कुछ सोचते हुए हिमांशु के पीछे चली गई। सहस्त्रा दोनों को देखने लगी। हिमांशु जा ही रहा था, तभी दिया ने हिमांशु का हाथ पकड़ लिया। दिया के ऐसे हाथ पकड़ने से हिमांशु रुका और दिया की ओर मुड़ गया। दिया थोड़ा परेशानी में एकदम से सवाल करने लगी, हिमांशु, कहीं हम सहस्त्रा के साथ गलत तो नहीं कर रहे? दिया के यूं सहस्त्रा के लिए परेशान होता देख हिमांशु ने दिया के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम हमारी बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे? दिया फिर एक बार परेशान होकर बोली, लेकिन ये शर्तों की शादी में क्या सहस्त्रा खुश रह पाएगी? उसे जो हम जीवन साथी दे रहे हैं वो उससे प्यार करेगा, उसे जिंदगी भर खुशियां दे पाएगा। ये सब बोलते हुए दिया के चेहरे पर एक बेचैनी दिख रही थी। हिमांशु कुछ वक्त तो दिया की आंखों में देखता रहा, फिर अचानक ही उसने दिया की कमर को पकड़कर खींच लिया। दिया एकदम से हिमांशु के बहुत करीब चली गई। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, हिमांशु तुम ये क्या? दिया इससे आगे कुछ बोल पाती, हिमांशु ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। दिया हिमांशु की आंखों में देखने लगी। हिमांशु दिया की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, आज भी तुम्हारे ये हिलते हुए होंठ मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं, मन कर रहा है इन्हें खा जाऊं। बोलते ही हिमांशु ने दिया के निचले होंठ को काट लिया। दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। हिमांशु ने दिया की बंद आंखों को देखा और बारी बारी से चूम कर बोला, बच्चा जहाँ भी रहेगी हमेशा खुश रहेगी, ज़्यादा मत सोचो, वरना मैं तुम्हें इतना बिजी कर दूंगा, ना तुम्हें कुछ सोचने का वक्त मिलेगा और ना ही तुम शादी अटेंड कर पाओगी। दिया उसकी बातों का मतलब समझकर शर्मा सी गई। हिमांशु ने उसे छोड़ा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। दिया भी अब सहस्त्रा के कमरे में चली गई। दूसरी तरफ ध्रुवंश शेरवानी पहने बेड पर बैठकर वॉच पहन रहा था। श्रेष्ठा ध्रुवंश के सिर पर पगड़ी लगाए थोड़ी परेशान होकर बोली, अंश, लेकिन इस सब में वो लड़की फंस रही है। उससे अगर तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम उसे अपनी पत्नी मानोगे? उसी पत्नी होने का हक, प्यार, सम्मान, ये सारी चीज़ें दोगे? बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुवंश के चेहरे को देखती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा के माथे पर किस करके बोला, यू नो मॉम, शी इज़ वेरी प्रिटी एंड मैंने जो फैसला लिया है उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। श्रेष्ठा ध्रुवंश की आंखों में देखकर उसे समझने की कोशिश करने लगी। ध्रुवंश खड़ा हुआ और आईने के सामने खुद को देखने लगा। श्रेष्ठा ध्रुवंश की पीठ को देखते हुए एकदम से सवाल करती है, अंश, ध्रुव ठीक तो है ना? ध्रुवंश ये सवाल सुनकर अपने इमोशंस को संभालते हुए मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, डैड दुश्मन के घर में है, ना कि किसी रिश्तेदार के घर में। एंड बाय द वे मैंने देखा नहीं है, बट ब्रो ने कहा कि वो एक दिन गए थे तो उन्होंने डैड को सलाखों के पीछे बंद देखा। ब्रो हर चीज़ छिपा कर करते हैं जो मुझे तक नहीं पता होता, बाद में ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। ध्रुवंश के पहली बात पर जब ध्रुव का जिक्र हुआ तो श्रेष्ठा थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि उसे ध्रुव की हालत नहीं पता थी कि वो कैसा है। और जब ध्रुवंश ने अव्यान की तारीफ करते हुए ये सब कुछ कहा तो श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए बोली,
हाँ, क्योंकि अयान आदित्य पर गया है। आदित्य भी हर प्लानिंग ऐसे करता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था। ध्रुवंश ने इस पर हाँ में सिर हिलाया और झुककर श्रेष्ठा के पैरों को छू लिया। श्रेष्ठा ध्रुवंश के सिर पर हाथ रखी। ध्रुवंश खड़ा हुआ, फिर श्रेष्ठा को गले लगाकर बोला, आई एम सॉरी मॉम, पर आप ये शादी नहीं देख सकती। श्रेष्ठा को इस बात पर दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने ध्रुवंश की पीठ को थपथपाकर कहा, इट्स ओके, मैं फिर से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। ध्रुवंश मुस्कुराता हुआ श्रेष्ठा के माथे पर किस करके अलग हुआ और फिर वहां से जाने लगा। ध्रुवंश के साथ दूसरी कार में विक्रम और रोनी जा रहे थे, क्योंकि किसी न किसी को तो उसका पेरेंट्स बनकर जाना ही था। दर्श और श्रेष्ठा तो जा नहीं सकते थे और अव्यान ध्रुवंश के साथ एक ही कार में जा रहा था। विक्रम और रोनी पहले निकल गए, उसके बाद ध्रुवंश और अव्यान भी निकल गए। उसके बाद ही बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे चले गए। अमेरिका में रुद्रांश वाइन का ग्लास हाथ में लिए बैठा और एक सिप वाइन पीते हुए धीरे से बोला, अगर डी ही नहीं रहा तो किंग कौन बनेगा? अटैक हिम। बोलते ही रुद्रांश ब्लूटूथ निकालकर टेबल पर रख दिया। रुद्रांश एक सांस में वाइन पीकर खत्म किया और ग्लास को नीचे फेंककर सोफे पर टिक कर बैठ गया। उसने धीरे से आंखें बंद की तो उसके सामने नैना का डरा हुआ चेहरा उभरने लगा। रुद्रांश नैना का चेहरा याद आते ही बोलने लगा, वो चेहरा तुम्हारा डरा हुआ याद आता है और बस सताता रहता है। मुझसे जो तुम दूर गई, न सोने का ढंग और न खाने का। पछतावा मुझे है सनम, एक बार बस लौट कर तो आओ। इतना ढूंढा तुम्हें पर पता ही नहीं तुम हो कहाँ। आदत लगवा कर अकेला तुमने मुझे यूं छोड़ दिया। सच कहूँ तुम्हारे बगैर जीना मरने से भी बुरा है। इधर पटना में अव्यान और ध्रुवंश की कार इस वक्त अपनी रफ्तार में जा रही थी। अव्यान अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ को सुन रहा था। वो ब्लूटूथ टैप करके अपनी बैग में रखी गन को निकाल लिया। ध्रुवंश ये देखकर अव्यान से कुछ बोलने ही वाला होता है, पर वो कुछ सवाल करता उसकी कार पर अटैक होने लगा। ध्रुवंश ने भी तुरंत गन निकाली, पर तभी उन लोगों ने गन की बुलेट उनकी कार के चक्के में चला दी, जिस वजह से कार पलट गई। फायरिंग अब तक नहीं रुकी। लगातार फायरिंग की वजह से अव्यान और ध्रुवंश की कार एकदम से ब्लास्ट हो गई। वहीं इधर शादी के मंडप में हवन की आग जलाकर पंडित जी पूजा की तैयारी करने में लगे थे। लगातार घी आग में डालने से उनका तपन बना रहे। विक्रम और रोनी पहुंच चुके थे और वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रहे थे। दोनों को बस अव्यान और ध्रुवंश का इंतजार सता रहा था, पर कोई भी दोनों में से नहीं आ रहा था। रोनी का एकदम से फ़ोन बजा। वो रिसीव करके बात करने लगा। जैसे ही उधर की खबर बताई गई, वो हैरानी से बोल पड़ा, व्हाट? इधर पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हुए बोले, वर और वधू को बुलाया जाए। उनके बोलने के कुछ वक्त बाद ही सहस्त्रा लाल रंग के शादी के जोड़े में प्रकट हुई। उसे दिया के साथ जूही और काजल ला रही थी। तीनों के ही चेहरे पर कोई रियल स्माइल नहीं दिख रही थी। मुस्कुराहट चेहरे की खुशी को प्रतीत करती है, और खुशी वो होती है जो दिल से बाहर निकलती हो। सहस्त्रा एक बड़े से घूंघटी चेहरे पर लगाए हुए शेखावत खानदान की ये रीत है कि वर और वधू शादी के वक्त अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाते। दोनों के चेहरे को शादी के आखिरी वक्त तक ढका रहना होता है। वधू के स्वागत में 2 लड़कियां आगे गुलाब की पंखुड़ियों को फेंक रही थी। उसी पर चलकर सहस्त्रा आगे बढ़े जा रही थी। सहस्त्रा मंडप में जाकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब इंतजार था तो दूल्हे का तो जैसे कोई अता पता ही नहीं था। किंग दूल्हे के चेंजिंग रूम की तरफ देखने लगा। वक्त को देखते हुए पंडित जी फिर से पुकारने लगे, मुहूर्त निकला जा रहा है, वर को बुलाइए। रोनी आगे बढ़कर किंग की ओर जाने लगा ताकि वो बता सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। रोनी किंग के पास पहुंचा, लेकिन वो किंग को कुछ बोल पाता। तभी सबकी नज़र दूल्हे के चेंजिंग रूम की ओर चली गई। रोनी भी सिर घुमाकर देखा तो दूल्हा चेंजिंग रूम से आ रहा होता है। उसने भी रिवाज के अनुसार चेहरे पर सेहरा बांधा हुआ था। वो बिल्कुल अकेला था। उसके आगे भी 2 लड़कियां गुलाब की पंखुड़ियां फर्श पर बिखेर रही थी। दूल्हा उन पंखुड़ियों से चलते हुए आगे बढ़े जा रहा था। उसकी ड्रेसिंग को देखकर रोनी जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें बॉडीगार्ड ने अव्यान और ध्रुवंश की कार को ब्लास्ट होते हुए देखा, और इस वक्त दूल्हे ने वही शेरवानी पहनी थी जिसे ध्रुवंश ने पहना हुआ था। रोनी उसके करीब गया और झुककर उसके कान में बोला, अव्यान कहाँ है ध्रुवंश? बॉडीगार्ड से मुझे पता चला तुम दोनों पर अटैक हुआ। रोनी ने सवाल किया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। दूल्हा जाकर शादी के मंडप में बैठ गया। इसी के साथ शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वर और वधू दोनों इस वक्त बैठे हुए शादी की सारे मंत्रों को सुन रहे थे और आगे की रस्मों को करने के लिए तैयार कर रहे थे। शेखावत रस्मों के हिसाब से शादी होनी थी। पंडित जी एक छोटे से कटोरे में हल्दी बढ़ाकर बोले,
हल्दी की रस्म का प्रारंभ किया जाए, जिसमें वर वधू के पैरों में हल्दी लगाएंगे। इसके बाद वधू वर के पैरों में हल्दी लगाएंगे। रस्म में होने वाली बातों को सुनकर वर ने कटोरा लिया। वहीं सहस्त्रा ने अपने लहंगे को हल्का उठा लिया। सहस्त्रा के पैर के नीचे एक थाल रखा गया। वर हाथ में हल्दी लेकर सहस्त्रा के पैर को टच किया। जैसे ही उसने टच किया, सहस्त्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पति कभी पत्नी के पैर नहीं छूते, लेकिन शेखावत खानदान ने न पति को कम समझा और न ही पत्नी को, इसलिए उनके रिवाजों में दोनों को बराबर हक दिया जाता। वर सहस्त्रा के पैर पर हल्दी लगाता। दोनों पैर में हल्दी लगते ही पंडित जी एक कलश में गंगा नदी के पवित्र जल को वर की ओर बढ़ा दिए। वर ने कलश लिया और सहस्त्रा के हल्दी लगे पैरों को धो दिया। इतना करते ही उसने सहस्त्रा के पैरों को हल्का उठाकर साइड रखा। इस दौरान सहस्त्रा के पूरे शरीर में सिहरन सी उठी। अब सहस्त्रा की बारी थी हल्दी लगाने की। थाली में भरे पानी को काजल उठाकर ले गई और उसने एक पौधे में डाल दिया। ये पौधा एक ऐसी निशानी बन जाती है जो इन जोड़ी के बनने की गवाह होती है। थाल फिर एक बार अपनी जगह पर रख दिया जाता है। वर अपने दोनों पैर उसमें रखता है। सहस्त्रा अपने हाथ में हल्दी लेकर उसके पैरों पर लगाती है। उसके बाद वो भी गंगा जल से उसके पैरों को धोती है। थाल को वहां से ले जाकर फिर एक बार उसी पौधे पर डाल दिया जाता है। हल्दी की रस्म यहीं खत्म हुई। उसके आगे की रस्म के लिए पंडित जी एक मेहंदी के कोन को बढ़ाकर बोले। मेहंदी की रस्म के लिए वर अपने नाम को वधू के हाथ पर लिखेंगे और उसके बाद वधू अपने नाम को वर के हाथों में लिखेगी। वर मेहंदी का कोन लिया तो सहस्त्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वर ने सहस्त्रा के हाथों पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। सहस्त्रा की नजरें बस इस पर झुकी हुई थी। वहीं सभी वर के नाम को देखने की कोशिश करने लगे, पर मंडप पे वर वधू और पंडित के अलावा किसी को भी होना अनुचित था। वर के बाद सहस्त्रा ने भी अपने नाम को उसके हाथ में लिख दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, रस्म खत्म हुई, मेहंदी लगे हाथों को धोएं और वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। सहस्त्रा और वर एक साथ अपने हाथों को धोए। इस दौरान दोनों के हाथ ही एक दूसरे को टच हुए। सहस्त्रा इस छुअन में बहुत कुछ महसूस करने लगी जो उसके लिए बहुत नया सा था। अब दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और पंडित जी के कहने के मुताबिक वरमाला की रस्म को पूरा किया। फिर दोबारा से दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। कन्यादान के लिए हिमांशु और दिया आगे आए। हिमांशु का हाथ नीचे, उसके ऊपर दिया का हाथ और उसके ऊपर सहस्त्रा का। कुछ पल पूजा के बाद पंडित जी वधू के हाथ को वर को सौंपने के लिए कह गए। उसी के मुताबिक हिमांशु और दिया ने सहस्त्रा के हाथ को वर के हाथ में सौंप दिया। इस दौरान दिया की आंखें हल्की नम हो गईं और हिमांशु के चेहरे पर भी एक इमोशंस दिखने लगे। अपनी बेटी को किसी और को सौंपना किसी भी माँ बाप के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। कन्यादान की रस्म भी अब खत्म हुई। पंडित जी इशारा करते हुए एक बड़ी सी टोकरी बढ़ा दिए। काजल टोकरी लेकर फूल सभी मेहमानों में बांट देती है। पंडित ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, वर वधू फेरों के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंडित जी की आज्ञा मिलते ही दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। दिया ने आगे आकर दोनों को जोड़ते हुए गठबंधन किया। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू ने 7 फेरे लेने के लिए तैयार हुए। इन 7 फेरों में दोनों 7 जन्मों तक तन, मन और आत्मा से पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वादा करने की अपेक्षा लिए खड़े थे। पहले 3 फेरों में वधू आगे चलती है, जिसमें से पहले फेरे में सहस्त्रा अपने कदम बढ़ाने लगी। चारों ओर से दोनों के ऊपर फूल बरसाए जाने लगे। वचनों का ये फेरा चल तो रहा था, पर कुछ के चेहरे पर इन वचनों को पूरे होने का डाउट था, तो कुछ को उम्मीद न थी। पर फिर भी फेरा पूरा होता रहा और वचन मन में दोनों देते रहे। ऐसे ही वधू के पहले 3 फेरे पूरे हुए और अब पीछे होने लगी। वहीं वर आगे आने लगा। इसी दौरान किसी तरह सहस्त्रा का कलश से पैर टकरा गया और वो खुद को संभाल न सकी। उसे देखकर हिमांशु और दिया एकदम से हड़बड़ाकर आगे बढ़ने को हुए। तभी वर ने एकदम से सहस्त्रा के हाथ को पकड़ा और खींचकर कमर से पकड़ लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला। हिमांशु और दिया अपनी जगह पर ही रुक गए। सहस्त्रा का घूंघट उसके चेहरे से ऊपर हो गया। वहीं दोनों का चेहरा अब सेहरे से छिप गया। सहस्त्रा की आंखें बंद थी, वहीं उसके चेहरे को 2 आंखें देख रही थी। वर ने तो वधू का चेहरा देख लिया, लेकिन वधू की आंखें बंद होने की वजह से वो वर को ना देख सकी। वहां पर मौजूद लोग ना वर को देख पा रहे थे और ना ही वधू को। वो सब बस दोनों को यूं ही खड़े देखते रह गए। सहस्त्रा कुछ पल बाद खुद को किसी की मजबूत बाहों में महसूस करके अपनी पलकें हिलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। आंखें खोलते ही सहस्त्रा की नज़र वर की नज़र से जा मिली। वर के चेहरे को देख सहस्त्रा पलकें झपकाते हुए देखने लगी। ये आंखें उसने उस पल देखी थी जब वो गार्डन में उससे उस समय टकरा गई थी, पर उसने उसका चेहरा नहीं देखा था।
और ये चेहरा तो उसने उस दिन उस बंद लिफ्ट में देखा था, पर उसकी आंखें नहीं देख पाई थी क्योंकि ये आंखें उस वक्त बंद थीं। लेकिन अब सहस्त्रा को चेहरे के साथ उसकी आंखें भी दिख रही थीं, जिन आंखों में वो पहली बार में ही खो सी गई। सहस्त्रा उन आंखों को देख आज फिर एक बार खोने सी लगी। उसे तो अब ना जगह याद रही और ना ही शादी, बस उन शांति से चेहरे में वो पूरी तरह से खो सी गई। सहस्त्रा के करीब जो इस वक्त था वो और कोई नहीं, अव्यान था। अव्यान की शांत आंखें भी सहस्त्रा की बेचैन आंखों में ठहरी रहीं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में इस कदर डूब गए जैसे दो नदियों का संगम होकर एक हो गई हों। उनका पल जैसे वहीं पर थम गया। अव्यान के दोनों हाथ जहां सहस्त्रा की कमर को पकड़कर रखे हुए थे, तो वहीं सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के सीने पर थे। एक सेहरे में दोनों का चेहरा छुपा रहा और दोनों छुपाते रह गए। एहसासों से भरे पल में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें अब अपनी ही की गई गुस्ताखी करने का भी पता नहीं चला। रस्मों की शुरुआत करते पंडित जी दोनों को यूं खड़ा देखकर बोले, अपने फेरों को पूरा कीजिए। इसी आवाज़ के साथ सहस्त्रा का ध्यान टूटा और वो अपनी पलकों को झुकाए, अपने चेहरे पर घूंघट लगा ली। अव्यान ने सहस्त्रा को छोड़ा और उसके आगे चलने लगा। सहस्त्रा इन वचनों में इतनी खो गई कि उसे तो याद ही नहीं रहा कि उसका वर बदल चुका है। जिससे उसकी शादी होनी थी वो मंडप पे नहीं था। फेरे खत्म हुए, दोनों ने अपने स्थान को फिर एक बार ग्रहण किया। पंडित जी ने एक थाल में सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए कहा, वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अव्यान थाल को कुछ पल तो देखता रहा, फिर थाल को लेकर उसमें से सोने के सिक्के से सिंदूर लिए सहस्त्रा की ओर अपने हाथ बढ़ाता। सहस्त्रा का घूंघट पूरा तो नहीं, मगर दिया ने थोड़ा सा उठाया, जिससे अव्यान के सिवाय किसी को भी सहस्त्रा का चेहरा नहीं दिखा। अव्यान बिना भाव के सहस्त्रा की मांग में सिंदूर लगाने वाला था, पर एकदम से उसे काव्या की बात याद आई। मेरे अयान की दुल्हन तो प्रन्या ही बनेगी और मैं खुद प्रन्या को अपने हाथों से सजाऊंगी। जैसे ही अव्यान के कानों में ये आवाज़ गूंजी, अव्यान के बाएं हाथ की मुट्ठी भींच गई। अव्यान अपनी आंखें बंद करके सहस्त्रा की मांग को सिंदूर से भर दिया। सहस्त्रा की पलकें बंद हुई। पलकें बंद होते ही उसके सामने अव्यान का चेहरा आया। उसके साथ ही उसे ये भी होश आया कि वो गलत लड़के से शादी कर रही है। सहस्त्रा ने अपनी आंखें झट से खोली और जैसे ही वो उठने को हुई, अव्यान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। सहस्त्रा अव्यान के छूते ही सहस्त्रा का दिल एकदम से धड़क उठा। सहस्त्रा ने अपने हाथ को देखा, फिर सहरे में छुपे अव्यान को। उसी वक्त पंडित जी ने फिर से कहा, वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अव्यान ने सहस्त्रा के हाथ छोड़ मंगलसूत्र उठाया और झुककर सहस्त्रा के गले में मंगलसूत्र बांधने लगा। अब तो सहस्त्रा अपनी सोच में पूरी तरह से गुम हो गई कि आखिर उसका जो वर बनने वाला था वो कहाँ गया। वो सोचते हुए फिर एक बार अव्यान को देखने लगी। अव्यान मंगलसूत्र पहनाकर पीछे हट गया। पंडित जी ने एक छोटा सा ग्लास आगे बढ़ाया जिसमें कच्चा दूध था और बोले, वर वधू को दूध पिलाए, उसके बाद वधू वर को। ये प्रक्रिया वर और वधू दोनों 3 बार दोहराएं। पंडित जी के कहे अनुसार अव्यान ने ग्लास को लिया और सहस्त्रा को पिला दिया। सहस्त्रा सवालों से घिरी रहने के बावजूद भी शादी की रस्मों को ना रोकते हुए अपना झूठा दूध अव्यान को पिला दिया। अव्यान ने सहस्त्रा का झूठा दूध पीकर खुद भी झूठा किया और सहस्त्रा को अपना झूठा दूध पिला दिया। ये रस्म 3 बार अपनी प्रक्रिया में चलती रही। ये रस्म पति पत्नी के रिश्ते के बंधन में प्यार को बढ़ावा दिखाने के लिए की जाती है। रस्मों रिवाज खत्म होती ही पंडित जी ने कहा, रस्में समाप्त हुई। इसी समाप्त रस्मों के साथ आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अव्यान और सहस्त्रा अपनी जगह से उठे और बड़ों से आशीर्वाद लेने लगे। किंग से आशीर्वाद लेते वक्त किंग ने अव्यान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, हमारी नातिन के एक आंसू तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखना। ये बात सहस्त्रा ने भी सुन ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस बात पर थोड़ा डर सा लग रहा था। वहीं अव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। किंग अपनी जगह से हटे और माइक लेकर सभी को देखते हुए बोले, नया किंग कौन बनेगा ये तो कुछ लोग जान चुके हैं, लेकिन बारी आती है पूरी दुनिया को जानने की कि आखिर नया किंग कौन है। बोलते ही उसने अव्यान की ओर देखा और कहा, डी, चलो किंग की जगह पर बैठने का वक्त आ गया है। किंग के ये बोलते ही सहस्त्रा की नज़र अव्यान पर चली गई। दोनों के ही चेहरे अब तक ढके हुए थे। कुछ वक्त में माफिया से लेकर मीडिया तक सब लोग उस जगह पहुंचे जहां किंग का सिंहासन था। अव्यान को किंग ने पकड़ रखा था। वो उसे बैठने के लिए बोला तो अव्यान किंग की उस जगह को देखने लगा जो हमेशा से ध्रुव चाहता था कि ध्रुवंश वहां बैठे। अव्यान ने आंखें बंद की और चेयर पर बैठ गया। वहीं सहस्त्रा का दिल तो डर से धड़कने लगा। वो मन ही मन अव्यान के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी किंग ने आवाज दी, सहस्त्रा। सहस्त्रा होश में आकर अपने घूंघट के अंदर से ही सामने देखने लगी।
फिर अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। सहस्त्रा के चलते कदम किंग के सामने ठहर गए। किंग सहस्त्रा को देखते हुए बोले, नए किंग के चेहरे को तुम पूरी दुनिया के सामने दिखाओगी, सेहरा निकालो। सहस्त्रा हैरानी और डर से सबकी ओर देखने लगी, फिर अव्यान की ओर देखने लगी। सच बात तो ये थी कि अगर किसी को पता चल जाए कि दूल्हा बदल चुका है तो बदनामी तो अव्यान की होगी ही। उससे पहले किंग उसे जान से मार देंगे। सहस्त्रा पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो क्या करे, पर उसे आगे बढ़ना तो था। सहस्त्रा ने बहुत हिम्मत की और अव्यान के सामने खड़ी हो गई। वो ऐसे खड़ी हो गई जिससे किसी को भी उसका चेहरा ना दिखे। सहस्त्रा के हाथ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसका हाथ सहरे पर पहुंचा और उसने बहुत ही धीरे से सहरे को खोल दिया। सहरा खुलते ही सहस्त्रा की नजरें फिर एक बार अव्यान के चेहरे पर जा ठहरी। अव्यान बिना भाव के नीचे की ओर देख रहा था। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगी। सभी झांकते हुए किंग को देखने की कोशिश करने लगे। अव्यान के चेहरे को कोई देख पाता उससे पहले ही उस कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा होने से सहस्त्रा थोड़ा पीछे होकर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। थोड़ा शोर हल्ला भी शुरू हो गया। किंग ने जल्दी से ऑर्डर दिया। कुछ पल यूं ही अंधेरा रहा और एकदम से सारी ओर रोशनी आ गई। रोशनी आते ही सभी मीडिया आगे फोटो खींचने लगी। सहस्त्रा ने डर से आंखें बंद कर ली। किंग मुस्कुराते हुए ऊपर आते हुए बोला, स्वागत करो अब अपने नए किंग का। ये सुनकर सहस्त्रा असमंजस में आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। इस वक्त चेयर पर ध्रुवंश बैठा था। किंग के सामने एक सोने का ताज लाया गया। किंग ने ताज उठाया और उसे ध्रुवंश के सिर पर पहना दिया। वहीं सहस्त्रा हैरानी से खड़ी रही। फिर एक बार चारों ओर शोर होने लगा। मीडिया ने किंग की फोटो ली। एक फोटोग्राफर ने अपना कैमरा सेट करते हुए कहा, सर आप मैम को भी अपने साथ बिठाइए, हमें उनकी भी फोटो चाहिए। मैम प्लीज आप किंग के ऊपर बैठिए। सहस्त्रा ये सुनकर वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुवंश ने सहस्त्रा का हाथ पकड़ा और एकदम से खींच लिया, जिससे सहस्त्रा सीधा ध्रुवंश की गोद में बैठ गई। सहस्त्रा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, पर उसने उठने की कोशिश नहीं की। ध्रुवंश ने सहस्त्रा के चेहरे से घूंघट हटाया और उसके कान के पास झुककर कहा, आई एम सॉरी भाभी। भाभी शब्द सुनते ही सहस्त्रा फ्रीज हो गई। जिसके साथ मेरी शादी हुई वो डी का भाई है, ये सहस्त्रा मन ही मन बोली और ध्रुवंश को देखने लगी जो अब सामने देख रहा था। ध्रुवंश आगे देखते हुए ही कुछ बहुत धीरे से बोला, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। एंड थैंक यू, आपने ब्रो को देखने के बाद भी उनका पर्दाफाश नहीं किया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सहस्त्रा बस ध्रुवंश को देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक फोटोशूट होता रहा। मीडिया ने नए किंग से बहुत सारे सवाल किए और सहस्त्रा से भी सवाल किए। पूरी दुनिया के सामने सहस्त्रा ध्रुवंश की पत्नी बन गई थी, पर यह तो बस उसे ही पता था कि जिसके साथ उसने शादी रचाई वो कोई और था। अचानक ही ध्रुवंश ने सहस्त्रा को गोद में उठा लिया और खड़ा होकर बोला, किंग क्या अब मैं अपनी दुल्हन को लेकर जा सकता हूँ? ये देखकर सभी हंसने लगे तो वहीं सहस्त्रा ने अनकंफर्टेबल होकर धीरे से कहा, प्लीज हमें नीचे उतारिए। ध्रुवंश सहस्त्रा की बात को इग्नोर करके किंग को जवाब देता हुआ ना देखकर बोला, अब ये बिल्कुल मत कहना कि अभी विदाई की रस्म होगी। ये रस्म मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी दुल्हन की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देखने लगा। वहीं सहस्त्रा एकटक ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश फिर एक बार सहस्त्रा के कान में धीरे से बोला, आंसू तो बस बहाना है क्योंकि मुझे अब और 1 मिनट भी खड़ा नहीं होना। ये बोलकर ध्रुवंश ने फ्रस्ट्रेट वाला एक्सप्रेशन बना लिया। इस पर सहस्त्रा के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। दिया हिमांशु के कंधे पर सिर रखे बोली, तुमने सही कहा था हिमांशु, मेरी बच्ची इस रिश्ते में बहुत खुश रहेगी। हिमांशु ने भी सहस्त्रा को देखा, फिर दिया के माथे को चूमकर हाँ में जवाब दिया। किंग ने भी हंसते हुए ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवंश जल्दी से सहस्त्रा को गोद में लेकर आगे बढ़ा। बाहर आकर भी मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा। ध्रुवंश ने सहस्त्रा को कार में बिठाया। कार में बैठते ही सहस्त्रा का हाथ किसी के हाथ के ऊपर चला गया। सहस्त्रा ने पहले अपने हाथ को देखा, फिर सामने बैठे इंसान को। अव्यान बिना भाव के सहस्त्रा और अपने हाथ को देख रहा था। सहस्त्रा ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ध्रुवंश भी उनके साथ ही बैठ गया। उसके बैठते ही कार चलने लगी। ध्रुवंश ने आवाज करते हुए अपनी शेरवानी के 2 बटन खोलकर अपने सीने पर देखा। आवाज सुनकर अव्यान और सहस्त्रा की नजर उस पर चली गई। ध्रुवंश के सीने में पट्टी बंधी थी। सहस्त्रा को गोद में उठाने की वजह से उस पर प्रेशर पड़ा था जिसमें से खून बहने लगा था। सहस्त्रा को जब यह एहसास हुआ तो उसे बहुत गिल्ट महसूस हुआ। अगर उसे ये पता होता तो वो कभी ध्रुवंश की बात मान उसकी गोद में न रहती। वहीं ये देखकर अव्यान ने तुरंत रोनी को इशारा किया। रोनी ने फर्स्ट एड बॉक्स आगे बढ़ा दिया।
अव्यान ने फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर ध्रुवंश की चोट से बहते खून को साफ किया। इस दौरान सहस्त्रा की नजरें बार बार अव्यान पर चली जाती, जिस तरह वो ध्रुवंश की फिक्र करते हुए ये कर रहा था। सहस्त्रा उसे देखे बिना ना रह पाई। ध्रुवंश अव्यान को देखते हुए बोले जा रहा था, ब्रो मैं ठीक हूँ। अव्यान ने ध्रुवंश की बातों पर एक भी जवाब नहीं दिया। ध्रुवंश भी बोलते बोलते थक गया और उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। ध्रुवंश आगे बंद करके मन में बोला, आज से तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू स्वीटहार्ट। कार सक्सेना हाउस में आकर रुकी। सहस्त्रा बाहर देखने लगी। ध्रुवंश अपनी कार से बाहर निकला और अव्यान को देखने लगा। अव्यान बिना किसी को देखे वहीं चुपचाप बैठा फोन चलाता रहा। ध्रुवंश उसे ना उठता देखकर बोला, ब्रो अंदर जाने का इरादा नहीं है? अव्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। सहस्त्रा ने इस बात को नोटिस कर लिया कि जब से वो सब कार में बैठे थे अव्यान ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। ये बात सहस्त्रा को बहुत अजीब लगी। रॉनी भी कार से ना उतरते हुए बोला, हम गोवा जा रहे हैं ध्रुवंश। ध्रुवंश ये सुनकर सोचते हुए बोला, गोवा? लेकिन क्यों, और वो भी इतनी रात को? रॉनी आगे बोलने वाला होता है, लेकिन तभी अव्यान ने अपनी नजरें उठाए रॉनी को देखा। अव्यान के देखते ही रॉनी समझ गया कि अव्यान क्या चाहता है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, एक डील करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवंश ने अव्यान और रॉनी का चेहरा देख फिर से हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवंश ने दूसरी साइड आकर दरवाजा खोला और अपना हाथ बढ़ा दिया। सहस्त्रा ने पहले ध्रुवंश के हाथ को देखा, फिर अव्यान को। अव्यान अब फिर एक बार अपने फोन में बिजी हो गया। सहस्त्रा अब ध्रुवंश को देखने लगी, जो उसका हाथ रखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सहस्त्रा ने अपना हाथ उठाया तो उसकी चूड़ियों की छनकार से अव्यान का हाथ, जो लगातार फोन को स्क्रॉल कर रहे थे, वो एकाएक रुक गए। सहस्त्रा अपना हाथ ध्रुवंश के हाथ पर रखकर थाम ली और कार से उतर गई। सहस्त्रा आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसका दुपट्टा कार में फंस गया। सहस्त्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अव्यान उसी तरह बैठा नजर आया। अव्यान से नजरें हटाकर उसने अपने दुपट्टे को खोला। दुपट्टा खुलते ही कार का दरवाजा बंद हुआ। अव्यान की कार अब आगे बढ़ गई। सहस्त्रा जाती हुई कार को देखती रह गई। विक्रम ने दोनों को देखते हुए कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए। विक्रम की बात पर हामी भरते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए बोला, भाभी चलिए अंदर चलते हैं। एक आवाज़ जो अंदर चलने के लिए कह रहा था। ये सुन सहस्त्रा की नजरें ध्रुवंश पर गईं, फिर घर पर, जो बिल्कुल भी सजा नहीं था। नई शादी भले ही हुई हो, लेकिन यहाँ का माहौल और नज़ारे से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि कोई शादी भी हुई है। पर शादी तो हुई थी, अब उसे पूरी जिंदगी इसी घर में बितानी थी। विक्रम आगे हुआ, फिर ध्रुवंश और सहस्त्रा ध्रुवंश के पीछे जाने लगे। दरवाजे के पास पहुंचते ही विनी ने सहस्त्रा को झट से भाभी कहकर गले लगा लिया। सहस्त्रा चौंक कर बस खड़ी रह गई। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक ऐसे घर में उसने प्रवेश किया था जहाँ के एक भी इंसान को सहस्त्रा नहीं जानती थी। विनी को जब पता चला कि ध्रुवंश शादी कर रहा है तो तुरंत यहाँ आ गई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ध्रुवंश की जगह अव्यान ने शादी कर ली। ये बात बस उसके घर वालों तक ही सीमित रही। विनी सहस्त्रा से अलग होकर उसे देखने लगी। सहस्त्रा को देखते ही वो चहकते हुए बोल पड़ी, वाह अंश, भाभी तो सच में बहुत प्रिटी है। सहस्त्रा ना चाहते हुए भी एक छोटी सी मुस्कान अपने होठों पर ले आई। अब तक सभी दरवाजे पर ही खड़े थे, तभी पीछे से आवाज आई, अब क्या नई दुल्हन को दरवाजे पर ही खड़े रखोगे? अंदर तो कम से कम आने दो। आवाज सुनकर सहस्त्रा सिर उठाकर सामने खड़ी श्रेष्ठा को देखी। श्रेष्ठा को देखते ही सहस्त्रा बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। श्रेष्ठा आगे बढ़ी और विनी को देखते हुए बोली, विनी अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाओ, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। विनी खुशी को संभाले जल्दी से सहस्त्रा का हाथ पकड़ ली। विनी अब सहस्त्रा को अव्यान के कमरे की ओर ले जाने लगी। हॉल में खड़े विक्रम, दर्श, श्रेष्ठा और ध्रुवंश दोनों को जाते हुए देखते रहे। कमरे में पहुंचते ही विनी चारों ओर कमरे को दिखाते हुए बोली, भाभी ये अव्यान भाई का कमरा है और आज से आपका। मैं अव्यान की बड़ी बहन हूँ, आप मुझे नाम से बुला सकती हैं, विनी, या फिर दी भी बुला सकती हैं। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए चारों ओर देखने लगी। अव्यान के कमरे का थीम ब्लैक और ग्रे था और बहुत सिंपल भी था। सारा सामान परफेक्ट जगह पर रखा हुआ था। दीवार पर आदित्य और काव्या की प्यारी सी तस्वीर थी और उसके सिवाय सारी फोटोज गायब थी, जो विनी को भी परेशान करने लगी। पर इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सहस्त्रा को देखते हुए बोली, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें बेझिझक बोल सकती हैं। सहस्त्रा फिर एक बार हाँ में सिर हिला देती है। विनी सहस्त्रा को आराम करने का बोलकर चली जाती है। कुछ सर्वेंट आकर सहस्त्रा का बैग रूम में रखकर चले जाते हैं। सहस्त्रा दीवार पर लगी आदित्य और काव्या की तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगती है।
अव्यान आदित्य की तरह ही दिखता था, जिस वजह से सहस्त्रा समझ गई कि ये अव्यान के मम्मी पापा हैं। सहस्त्रा कुछ पल फोटो को देखती रही, फिर बैग से अपने कपड़े लेकर बैग को साइड में रखा और वो चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में ही सहस्त्रा एक नाइट सूट पहनकर बाहर आई। उसने अपने सारे जेवर उतार दिए थे, सिवाय 2 के। वो था उसका सिंदूर और मंगलसूत्र। सहस्त्रा बेड पर बैठी तभी उसका फ़ोन बजा। सहस्त्रा ने फ़ोन उठाया और रिसीव करके कान पर लगाकर बोली, हेलो। उसके हेलो बोलते ही उधर से शरारत भरी 2 लोगों की आवाज़ आई। क्या यार, जीजू तो बहुत रोमांटिक निकले। उसने विदाई की रस्म तक कैंसिल करा दी और मैंने इधर रोने के लिए आई ड्रॉप तक मंगा ली थी। पैसा वेस्ट करा दिया मेरा। ये जूही की आवाज़ थी। सहस्त्रा कुछ बोलती तभी काजल बोली, सहस्त्रा तो कैसा है जीजू का घर? सहस्त्रा ये सुन फिर एक बार कमरे को देखने लगी और देखते हुए उसने धीरे से कहा, अच्छा है। उसने बस इतना ही कहा था कि जूही बीच में बोल पड़ी, फर्स्ट नाइट है ना आज तो तेरी? यार जीजू को देखकर तो मैं पूरी कंफर्म हूँ कि वो तुझे आज रात भर बिल्कुल नहीं सोने देने वाले। जैसे ही सहस्त्रा ने ये सुना, उसके कमरे को देखा, फिर बेड को, जो फर्स्ट नाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इससे बड़ी बात तो ये थी कि उसका पति कमरे में नहीं था और ना ही आने वाला था, तो फर्स्ट नाइट की तो बात ही छोड़ दो। सहस्त्रा ने सारी सोच को झटका और फ़ोन पर ध्यान देकर बोली, मैं कल तुम दोनों से बात करती हूँ। बोलते ही उसने कॉल कट कर दिया। उधर से जवाब आने तक का इंतज़ार नहीं किया। सहस्त्रा फ़ोन को नाइट स्टैंड पर रखकर बेड पर लेटकर सीलिंग को देखने लगी। जाहिर सी बात थी, एक अनजान घर और कमरे में उसे इतनी जल्दी तो होश नहीं आने वाला था। सुबह सहस्त्रा एक लाल रंग की साड़ी पहने बिल्कुल सुहागन की तरह सजी आईने के सामने खड़ी। वो इस वक्त खुद की मांग को देख रही थी, फिर सिंदूर को। उसने धीरे से सिंदूर लेकर अपनी मांग को भर लिया, फिर एकटक खुद को निहारने लगी। विनी कमरे के अंदर आते हुए बोली, चलिए भाभी, मॉम बुला रही हैं। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए सिंदूर को टेबल पर रखकर विनी के साथ चली जाती है। श्रेष्ठा और सहस्त्रा इस वक्त काव्या के कमरे में मौजूद थी। सहस्त्रा एक टक बेड पर बेजान सी लेटी काव्या को देख रही थी। श्रेष्ठा काव्या के थोड़ा पास जाकर सहस्त्रा से बोली, ये अव्यान की माँ है। वैसे तो सहस्त्रा रात में फोटो में देखकर पहचान गई। अब जब श्रेष्ठा ने उससे परिचय कराया तो सहस्त्रा आगे बढ़कर काव्या के पैरों को छू लिया। काव्या तो उस हालत में नहीं थी कि वो उसे आशीर्वाद दे सके। श्रेष्ठा काव्या की चादर को थोड़ा ऊपर करती और सहस्त्रा को लेकर चली जाती है। नीचे जाकर श्रेष्ठा ने सहस्त्रा से सभी का परिचय कराया। सहस्त्रा ने बड़ों के पैर छुए, ध्रुवंश और विनी से मिली। अब सभी डाइनिंग में बैठे नाश्ता करने लगे। इस दौरान सहस्त्रा की नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। गोवा में हॉस्पिटल में आव्या के केबिन के बाहर खड़ा रुद्र बंद दरवाजे को देख रहा था। वो पिछले 1 घंटे से दरवाजे को देख रहा था। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आकर बोला, बॉस, मैम ने कुछ दिनों के लिए लीव ली है। ये सुनते ही रुद्र सर्द नजरों से दरवाजे को देखा, फिर सिर टेढ़ा करके उस बॉडीगार्ड को देखने लगा। बॉडीगार्ड 2 कदम पीछे हो गया और घबराते हुए बोला, मैं अभी पता करता हूँ कि मैम कहाँ पर हैं। बोलते ही वो भाग गया। रुद्र कुछ पल दरवाजे को घूरता रहा, फिर अपनी गन निकालकर सीधे लॉक पर शूट करने लगा। लोग गन की आवाज़ सुनते ही इधर उधर भागने लगे। इतना करते ही रुद्र ने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर चला गया। काव्या का केबिन सन्नाटे से भरा हुआ था। रुद्र उस चेयर के पास गया जहां काव्या बैठती है। वो चेयर को छुआ और वहां बैठ गया। उसे केबिन में आव्या की खुशबू महसूस हो रही थी। रुद्र की नज़र वहां रखे ग्लास पर गई। रुद्र ग्लास को अपने पास करके उसे छूने लगा। इस दौरान रुद्र को आव्या का इसी ग्लास से पानी पीना याद आ रहा था। उसी ग्लास में अब आव्या के होठों की छुअन महसूस हो रही थी। तभी बॉडीगार्ड अंदर आया और सिर झुकाए बोला, बॉस, मैम कल रात ही पटना के लिए निकल गई। रुद्र के हाथ रुक गए। वो कुछ पल ग्लास को देखता रहा, फिर सिर उठाकर बॉडीगार्ड को देखा। बॉडीगार्ड ने तुरंत कहा, चॉपर रेडी है बॉस। रुद्र उठकर अब केबिन से निकल गया। बॉडीगार्ड भी बाहर गया और दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाकर एक वार्ड बॉय को चाबी दे दिया। वार्ड बॉय उसके पीछे जाते हुए मन ही मन बोला, लगता है बॉस को कुछ हो रहा है, लेकिन हार्टलेस इंसान को मैम से क्या ही हो सकता है। आह, ये बॉस भी ना कितने कॉम्प्लिकेटेड है। बोलते ही वो जल्दी से रुद्र के पीछे चला गया। इधर मेंटल हॉस्पिटल में अव्यान उसी जगह पर खड़ा था जहां पर आदित्य को रखा गया था। अव्यान बहुत गौर से उस जगह को देख रहा था। डॉक्टर मदन और रोनी भी बाहर मौजूद थे। डॉक्टर मदन कुछ सोचते हुए बोले,
आप जैसा कह रहे हैं, आदित्य सिंघानिया जैसा कोई पेशेंट नहीं था। हाँ, पर यहाँ जो थे उनका नाम आदित्य खन्ना था, जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद पागल हो गए। कुछ वक्त पहले ही उनकी बेटी आकर उन्हें ले गई। रोनी ये सुनकर अव्यान को देखने लगा, जो दीवारों को छू रहा था। रोनी डॉक्टर की ओर देखकर बोला, क्या आप उनका एड्रेस दे सकते हैं? डॉक्टर मदन ने पहले कुछ सोचा, फिर बोला, लेकिन हम ऐसे ही किसी का एड्रेस नहीं दे सकते। ये सुनकर अव्यान के कान खड़े हो गए। वो मुड़कर रोनी को कुछ इशारा किया। रोनी हाँ में सिर हिलाया और अपनी गन निकालकर डॉक्टर मदन पर पॉइंट किया। डॉक्टर मदन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो जल्दी से बोला, मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर मदन के एड्रेस देते ही अव्यान वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों उस फार्म हाउस में पहुंचे जहां सौरभ और आव्या रहते थे। अव्यान और रोनी कार से बाहर आए। दोनों अंदर चले गए। जाकर देखा तो दरवाज़ा लॉक था। रोनी लॉक को तोड़ने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी एक माली आकर बोला, क्या हुआ साहब, आप सब किसे ढूंढ रहे हैं? रोनी रुका, फिर माली को देखते हुए सवाल किया, काका ये लोग कहाँ गए? उसके ऐसे सवाल पर माली ने एक नज़र सबको देखा, फिर जवाब में कहा, हमें तो बस इतना कहा कि इस घर का ध्यान रखें, कुछ दिनों में वापस लौट कर आ जाएंगे। पर हमने उन्हें बात करते सुना कि बिटिया को उनके जो बाबा हैं उनका इलाज करने के लिए पटना जाना होगा। वो तो रात में ही पटना के लिए निकल गए। अव्यान ये सुनकर दरवाजे को देखा। रोनी उनकी नज़रों का मतलब समझते ही बोला, काका क्या आपके पास घर की चाबी है? एक्चुअली हम उसके इतना बोलते ही माली ने घर की चाबी उन्हें दे दी। माली मुस्कुराते हुए अव्यान की ओर इशारा करते हुए बोला, ये बिटिया के भाई है ना? ये सुनकर सभी चौंक गए। माली आगे बोले, इनका चेहरा बिल्कुल बिटिया के बाबा जैसा है, और जो कान के पास इनके तिल है वैसे ही बिटिया के कान के पास भी ऐसा ही तिल है। रोनी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, पर उसने बस हाँ में सिर हिलाकर लॉक खोला। अव्यान ने अपनी नज़रें वहीं गड़ाई हुई थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अव्यान तुरंत अंदर चला गया। अंदर जाकर हॉल से उन्हें पता चल गया कि आव्या यहीं रहती है, और उसके साथ कौन कौन है ये उनके लिए जानना थोड़ा मुश्किल था। अव्यान आव्या के कमरे में जा पहुंचा। आव्या की बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर बहुत ही डिज़ाइन से रखी गई थी। अव्यान ने तो बस आव्या के बचपन की तस्वीर देखी थी, और अब जाकर वो आव्या को देख रहा था, जो थोड़ा बहुत काव्या से मिलती जुलती शक्ल थी। अव्यान आव्या की फ़ोटो को छूने लगा। इस दौरान अव्यान के चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो तो बिल्कुल शांति से उसे देख रहा था। पटना। सौरभ, आदित्य और आव्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जैसे ही आदित्य ने एयरपोर्ट पर कदम रखा, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क उठा, जो हमेशा काव्या के करीब होने पर ही करता था। दूरियां इतनी ज़्यादा थीं कि उसका दिल इस शहर में आते ही समझ गया कि हो ना हो काव्या इसी शहर में मौजूद है। तो वहीं उधर भी काव्या की धड़कनें बढ़ने लगीं। सभी काव्या के साथ मौजूद थे। डॉक्टर भी चेक करने आए ही थे कि काव्या के दिल को इतना तेज़ धड़कता महसूस कर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरे 18 साल बाद काव्या का दिल धड़का था, जो कि किसी मैजिक से कम नहीं था। आव्या आदित्य के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। वहीं आदित्य इधर से उधर बेचैन सा देख रहा था। वो काव्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों चल ही रहे थे, तभी आदित्य खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। आव्या आदित्य को संभाल ही रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। टकराते ही आव्या उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी अंकल। वहीं सामने वाले ने पहले आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखा, पर जैसे ही उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी, वो एकदम से हैरान हो गया। विक्रम हैरान खड़ा आदित्य की हरकतों को देख रहा था। आदित्य की हरकतों को देखकर ही उसे साफ समझ आ गया कि आदित्य नॉर्मल नहीं है। आव्या सॉरी बोलकर आदित्य को लेकर आगे बढ़ गई। वहीं सौरभ फोन पर बात करते हुए जा रहा था, जिस वजह से वो विक्रम को देख नहीं पाया। वहीं विनी जो वापस अपने घर जा रही थी, वो विक्रम को रुका देखकर आवाज़ देने लगी, डैडा चलिए। विक्रम विनी की आवाज़ सुनकर मुड़कर विनी को देखा, फिर आगे बढ़ गया। विनी भी अब चलते हुए फ़ोन पर बोली, बस धीरज, मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, तुम भी ना, एक दिन भी मुझे डैडा के पास रुकने नहीं दिया। उधर से बहुत ही प्यार भरी आवाज़ आई, सो इससे मेरी बीवी नाराज़ हो रही है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही मुझे प्यार में इतना पागल कर रखा है कि एक भी दिन तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। धीरज की बातों को सुन विनी के गाल शर्म से लाल हो गए। विनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना। बोलते हुए फिर एक बार अब उसके गालों पर शर्म की लाली आ गई। वहीं विक्रम जाते जाते फिर से मुड़कर आदित्य, आव्या और सौरभ को देखने लगा। उसे ये तो समझ आ चुका था कि आव्या आदित्य और काव्या की बेटी है, और काव्या के ना होने से आदित्य की ऐसी हालत हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य को देखकर विक्रम को डर लगने लगा था। फिर एक बार नित्या के चेहरे से दूर होने का डर।
विक्रम के मन में बस एक ही बात आने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य और काव्या ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे और वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इन 18 सालों में विक्रम को काव्या के चेहरे को देखने की आदत लग चुकी थी। विक्रम ने काव्या को नित्या समझकर किस करने की भी कोशिश की थी। तब अव्यान ने उसे देख लिया था, जिस वजह से अव्यान विक्रम को कभी भी काव्या के रूम में नहीं जाने देता था। विक्रम सारी चीज़ों को सोचते हुए परेशानी को छुपाकर विनी के पीछे चला गया। सौरभ, आव्या आदित्य को लेकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इस दौरान एक पल भी आदित्य शांति से नहीं बैठा था। आव्या आदित्य को संभालने में बस लगी हुई थी और इधर उसका फ़ोन वाइब्रेट होता जा रहा था, जिसका ध्यान आव्या को बिल्कुल नहीं था। इधर रोनी फ़ोन को देखकर बोला, वो तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। बोलते हुए रोनी अव्यान को देखने लगा। दोनों इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठे थे। आव्या के कॉल रिसीव ना करने से अव्यान ने कुछ इशारा किया तो रोनी ने हाँ में सिर हिलाकर किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ धारा कहीं गुम सी हॉस्पिटल से निकल रही थी। तभी उसके कान में न्यूज़ में चल रही बातें सुनाई दी। धारा सिर उठाकर टीवी की ओर देखती। न्यूज़ देखते ही धारा के हाथ में पकड़ी फाइल गिर जाती है। न्यूज़ में ध्रुवंश और सहस्त्रा की शादी की पूरी वीडियो को दिखाया जा रहा था। ध्रुवंश के बहुत करीब सहस्त्रा के होते वक्त उसकी फ़ोटो भी दिखाई जा रही थी। ये देखते ही धारा के पूरे चेहरे पर पसीना आने लगता है। धारा धीरे से खुद में बुदबुदाई, वो जिंदा है। बोलते ही धारा के सामने वही सीन आने लगा जब उसने उसे टेरेस से धक्का दिया था। जब ध्रुवंश सहस्त्रा के कान में कुछ बोल रहा था तब की तस्वीर ऐसी लग रही थी जैसे वो सहस्त्रा को गाल पर किस कर रहा हो। ये सब देखकर धारा को दर्द तो हुआ, उसे ध्रुवंश की बातें याद आने लगी। स्वीटहार्ट, तुम पहली लड़की होगी जिसे मैं किस करूँगा, पर किस भी तभी करूँगा जब तुम खुद मुझे बोलोगी। 1 साल से दोनों डेट कर रहे थे, पर आज तक दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया था। मतलब कभी इतने करीब आए ही नहीं थे। और धारा भी ध्रुवंश को कभी खुद के करीब नहीं आने देती। धारा न्यूज़ को कुछ देर तक देखी, फिर नज़रें हटाकर अपनी रिपोर्ट्स उठाई और वहाँ से जाने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी, पर इस बार उसने उसे बहने नहीं दिया। धारा हॉस्पिटल से सीधे एक रेस्टोरेंट पहुंची जहाँ वो काम किया करती थी। धारा पहुंचते ही अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगी, तभी मैनेजर ने उसे रोक लिया। मैनेजर ने ऐसे रोकने से धारा ने सफाई देते हुए कहा, सर वो मैं हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा लेट हो गया। मैनेजर ने धारा की ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस धारा, लेकिन अब आपको इस जॉब से निकाला जाता है। धारा हैरानी से मैनेजर को देखने लगी और एकदम से हड़बड़ाहट में बोली, लेकिन सर मेरी गलती क्या है? आप मुझे ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं? अगर मैंने कोई गलती भी की होगी तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए। धारा इतना बोलते ही रुक गई। वो मैनेजर को बहुत उम्मीद से देखने लगी। मैनेजर ने धारा के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा, ये रेस्टोरेंट के मालिक का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोलते ही मैनेजर वहाँ से चला गया। धारा की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। धारा अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलती है और देखती है तो उसमें एक लेटर था। लेटर को खोलकर वो जैसे ही देखती है उसके हाथ से लिफाफा छूटकर गिर जाता है। लेटर में लिखा था, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट स्वीटहार्ट। धारा गिरे हुए लेटर को एकटक सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। इधर काव्या के कमरे से निकलते ही सहस्त्रा को स्टडी रूम में ले जाया गया। ध्रुवंश सहस्त्रा को बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठिए भाभी। सहस्त्रा कुछ पल स्टडी रूम को देखती है, फिर धीरे से आगे बढ़कर सोफे पर बैठ जाती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को कुछ पल देखता है। सहस्त्रा को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कितने सारे सवाल उमड़ रहे हैं। शुरुआत करने से पहले सहस्त्रा का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ध्रुवंश ने अपना गला साफ किया, जिसकी आवाज़ से सहस्त्रा का ध्यान ध्रुवंश की ओर चला गया। ध्रुवंश अपना हाथ बढ़ाकर बोला, भाभी पहले तो मैं खुद को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। वैसे तो दुनिया मुझे डी के नाम से जानती है, लेकिन मेरा नाम ध्रुवंश सूर्यवंशी है। उसके ऐसे बोलने से सहस्त्रा ने कुछ पल ध्रुवंश के हाथ को देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिला लिया। उसके बाद ही तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। ध्रुवंश अपने हाथ को देखता, फिर थोड़ा मुस्कुराकर हाथ पीछे करके बोला, वो एक्चुअली शादी तो मेरी आपसे होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, जिसका रीज़न ये है कि जब हम लोग जा रहे थे तभी हम पर हमला हो गया। हमला सुनते ही सहस्त्रा की नज़रें सीधे ध्रुवंश पर चली गईं। सहस्त्रा ध्रुवंश के आगे बोलने का इंतज़ार करने लगी। ध्रुवंश सोचते हुए बोला, शायद कोई चाहता नहीं था कि मैं किंग बनूं, इसीलिए सीधे मेरे सीने पर गोली चला दी, जिससे मैं शादी के मंडप पर नहीं जा पाया और ब्रो को भेज दिया, क्योंकि शादी होना बहुत ज़रूरी था। मेरे डैड
किंग मतलब आपके नाना के चंगुल में है, मुझे उन्हें छुड़ाना है। ध्रुवंश की बात से सहस्त्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक सहारा है। ये सब कुछ जो हुआ बस इसीलिए हुआ ताकि सहस्त्रा की मदद से ध्रुवंश या उसका परिवार अपने परिवार के सदस्य को बचा सके। एक तरह से बोला जाए तो सबने सहस्त्रा का इस्तेमाल किया। ये सोचकर सहस्त्रा के दिल में एक दर्द उठा। ध्रुवंश एकदम से सहस्त्रा के नीचे घुटनों के बल बैठा और उसके हाथ को पकड़कर बोला, देखिए भाभी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हमने आपका इस्तेमाल किया है। आप समझ रही हैं ना कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा की आंखों में देखने की कोशिश करने लगा। सहस्त्रा बस चुपचाप दूसरी ओर देखने लगी। वो तो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को कोई जवाब न देता देखकर उसके हाथ को देखकर बोला, भाभी, किस्मत जो भी करती है ना, किसी न किसी वजह से ज़रूर करती है। हमारे परिवार ने 18 सालों से दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरी मॉम देखने में तो हमेशा खुश दिखती हैं, लेकिन हमेशा डैड से दूर होने से रोती रहती हैं। मम्मा तो पापा के बिछड़ते ही जिंदा लाश बन गई। आज 18 साल में पहली बार उनका दिल धड़का है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब से आपसे मिला हूँ हमेशा अच्छा होता आ रहा है। ये सुनते ही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश सिर उठाकर सहस्त्रा को देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और रही बात इस शादी की, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्रो दूसरे लोगों से अटैचमेंट नहीं रखते। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ एक कमरे में ना रहें, चाहे शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन ब्रो ने आपको पूरे वचनों के साथ वाइफ बनाया है। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दीजिए, या तो आप इस रिश्ते को तोड़ भी सकती हैं। ये आपका ही फैसला होगा। इतना बोलते ही ध्रुवंश रुककर सहस्त्रा से दूर हो गया। सहस्त्रा अब सोच में पड़ जाती है। सहस्त्रा को अच्छे से सोचने का मौका देने के लिए ध्रुवंश वहां से जाने लगता है। तभी उसे सहस्त्रा की आवाज़ आती है, सुनिए। आवाज़ सुनते ही ध्रुवंश के पैर एकाएक रुक गए। ध्रुवंश पीछे मुड़ा तो देखा सहस्त्रा किसी चीज़ को पूछना चाह रही थी, लेकिन पूछ नहीं रही थी। सहस्त्रा रुक रुक कर बोली, जी वो मैं पूछना चाह रही थी कि वो क्या वो बोल, मेरा मतलब है क्या आपके भाई बोल नहीं सकते। सहस्त्रा का सवाल सुन ध्रुवंश ने बिल्कुल भी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो हंसने लगा। सहस्त्रा ध्रुवंश को यूं हंसता देखकर अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। ध्रुवंश हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी भाभी, सॉरी। वो मैं इतना बोलते ही वो फिर से हंसने लगा। सहस्त्रा को तो अब अपने सवाल करने पर पछतावा और गुस्सा आने लगा। उसने अपने ऐसे सवाल से खुद का मजाक बना लिया था। कुछ देर बाद ध्रुवंश की हंसी रखी और वो बोला, ऐसा नहीं है भाभी, ब्रो की ज़ुबान बिल्कुल सही है। वो बोल सकते हैं, लेकिन उनका मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। वो ज़रूरत से भी कम बोलते हैं। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देख मुस्कुराते हुए चला गया। सहस्त्रा उसकी बातों को सोचकर खुद में धीरे से बोली, ज़रूरत से भी कम बोलते हैं। कुछ देर तक सहस्त्रा अभियान के बारे में सोचते हुए वहीं बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सहस्त्रा सोच में डूबी हुई थी और वॉशरूम के अंदर गई और वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए धीरे से बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना बात किए रह सके। बोलते ही सहस्त्रा अपना चेहरा पानी से धोती है। सहस्त्रा चेहरा टॉवल से पोंछती है, तभी उसे कुछ एहसास होता है। सहस्त्रा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अव्यान इस वक्त शॉवर के नीचे बस एक टॉवल में आंखें बंद करके खड़ा था। हालांकि कांच की दीवार लगी थी, पर फिर भी अव्यान की परफेक्ट बॉडी दिख रही थी। अव्यान इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। सहस्त्रा अव्यान को ऐसे देखकर तुरंत मुड़ गई और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई। सहस्त्रा कमरे में पहुंचते ही गहरी सांस लेती है। वो अपना हाथ बढ़ाए अपने दिल पर रखती है। इस वक्त उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वहीं अव्यान की आंखों के सामने इस वक्त बस आव्या का चेहरा था। आव्या के चेहरे पर वो इतना ज़्यादा गुम था कि उसे तो ये भी पता नहीं चला कि कोई अंदर आया था और उसे ऐसे देखकर चला गया। अव्यान काफ़ी देर तक तो वहीं खड़ा रहा, फिर एक टॉवल लेकर बदलता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। सहस्त्रा बेड पर बेचैनी से बैठी थी। उसके सामने तो बार बार वॉशरूम वाला सीन दिख रहा था। अव्यान कबर्ड के सामने खड़ा होकर अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगा, तो वहीं कबर्ड के खुलने की आवाज़ से ही सहस्त्रा का ध्यान अव्यान की ओर चला गया। अव्यान को फिर एक बार टॉवल में देखकर उसने ना जाने क्यों लेकिन शर्म से नजरें झुका ली। अव्यान अपने कपड़े बाहर निकाला, तभी उसका ध्यान सहस्त्रा के बैग पर पड़ा। अव्यान को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया तो उसने मुड़कर बेड की ओर देखा। अव्यान की नज़र जैसे ही सहस्त्रा पर पड़ी, एक पल के लिए तो उसकी नज़र वहीं ठहर गई। सहस्त्रा को भी अब अव्यान की नज़रों की तपिश महसूस हुई, तो उसने भी सिर उठा लिया। दोनों की नज़रें आपस में मिल सी गईं। सहस्त्रा का गोरा बदन उस लाल साड़ी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसकी शादी के बाद का निखार। वैसे भी सहस्त्रा ऐसी फूल थी जो अभी अभी खिली थी। उसकी जवानी की तो अभी शुरुआत थी।
दोनों की नज़रें मिलने में एक अलग ही एहसास था। जब दोनों में से किसी ने नज़रें ना झुकाईं तो एक हवा के झोंके ने आकर एकदम से सहस्त्रा की चूड़ियों की छनकार आवाज़ कर गई, जिस वजह से दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटी। सहस्त्रा फर्श को देखने लगी तो वहीं अव्यान चेंजिंग रूम की ओर चला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने के बाद आव्या उसके केबिन से निकली और एक कमरे में चली गई, जहां आदित्य खुद को पूरा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और सौरभ ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आव्या आगे बढ़ी तो आदित्य तुरंत आव्या का हाथ पकड़कर हल्का खींचकर बोला, वाइफी। आदित्य के चेहरे पर यह बोलते हुए एक मासूमियत छलक रही थी, जो जब कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप की मांग करता है तब होता है। आदित्य की आंखें हल्की नम भी थीं। आव्या आदित्य को ऐसे देखकर उसके गले लगकर बोली, हम मम्मा के पास जाएंगे डैडा, बस कुछ दिन, और फिर मम्मा के पास जाएंगे। आदित्य शांति से आव्या की पीठ पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद आव्या खाना लाने का बोल कमरे से निकल गई। आव्या लिफ्ट में सीधे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई आव्या के कान में डॉक्टर की बात गूंजी, देखिए मिस आव्या, अगर हमें पेशेंट को ठीक करना है तो उसकी इस मेमोरी को डिलीट करना होगा जो उनके लिए तड़प रहे हैं। उनकी हर एक यादों को मिटाना होगा, और ये करने के बाद भी अगर पेशेंट को वो याद रही तो पेशेंट की जान जा सकती है। ये सुनते ही आव्या की आंसू गालों से नीचे गिर गए। वो आदित्य को खोने के बारे में कभी सोच नहीं सकती थी, जिससे उसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो लिफ्ट के अंदर जोर जोर से रोने लगी। आव्या को आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो रोते हुए बोली, क्यों मम्मा, आप डैडा को ऐसे छोड़कर क्यों चली गई? मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा। आव्या रोते रोते ही लिफ्ट से सटकर बैठ गई। उसका रोना अब तक जारी रहा। टू बी कंटिन्यूड।